चलिए भाई सारे बच्चे देखिए, अभी सेंटर ऑफ मास का न्यू टॉपिक है। ठीक है, तो ये अभी आपको कुछ मैं डेरिवेशंस और भेजूंगा, है ना। उसमें कौन का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कशिश देखते बेटा, बता दूंगा मैं इवनिंग क्लास का क्या सीन। हाँ शाम की क्लास हो सकती है, बता दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, कौन का सेंटर ऑफ मास और डिस्क का हेमिस्फेयर, इनके सेंटर ऑफ मास आपको डेरिवेशंस भेज दूंगा और सीधे फॉर्मूला आपको याद है तब भी काम चल जाएगा। ये जगह छोड़ दिया आप, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क शायद मैंने आपको डेरिवेशन भेज दी थी, है ना, एंड हेमिस्फेयर। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा कैमरा बहुत नजदीक लगा हुआ है, चार बताते हैं अभी कैमरा देखो बहुत नजदीक लगा है तो मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा, काफी बड़ा बड़ा सा मेरा फेस आएगा तो डर जाओगे, बोर्ड के बराबर ही। ठीक है, थोड़ा मैं साइड में खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी यू कैन राइट, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास एंड एक्सटर्नल फोर्स। देखिए भाई सारे बच्चे मुझे बताएं कि अगर कहीं पे किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है ना, तो आपको क्या क्या बातें समझ में आती, सारे बच्चे मुझे लिख के बताएं कि किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आप इससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ठीक है, हुजैफा एक दो पेज छोड़ दो बेटा। गगन ने बोला इक्विलिब्रियम में होगा, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, और बताओ और क्या क्या बातें आप बता सकते हैं। फैसल ने बोला बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, फैजल की बात भी सही है बट नॉट कंप्लीट। ठीक है, हुजैफा इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो वर्ड्स आ रहे हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। हाँ छोड़ देना फैजल, दो तीन पेजेस छोड़ देना, उबैद दो तीन पेजेस छोड़ देना। ठीक भाई, और कोई नहीं बता रहा मुझे। नो मोशन, अच्छा, बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। देखो देवांग ने बिल्कुल क्लियर कट बोला, हाँ देवांग ने सही बोला, नॉर्मल एक्शन 0 वंश का। ठीक है, देखो देवांग का स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स 0 है तो इसका मतलब होता है कि उसका ए 0 है। ठीक है, ए 0 होने पे दो पॉसिबिलिटी होती है, आइदर बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या सभी को क्लियर है? आई गेस ये बात सभी को क्लियर होगी। क्यों भाई, कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स 0 तो एक्सेशन 0 होगा, और एक्सेशन 0 होने पे या तो बॉडी रेस्ट पे होगी और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए अभी हमने पढ़ा है किसके बारे में, दिस इज फॉर ए सिंगल पार्टिकल। ठीक है, अगर एक अकेला पार्टिकल है ना, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया ये, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ कुछ भी बोल लो, ये हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, अब देखिए फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। अगर मैं बात करूं कि फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जहां पे बहुत सारे बॉडीज हैं, है ना, जैसे ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया, ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं। ठीक है, और इन सब पे एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं। दिस एक्सटर्नल फोर्स F1, दिस एक्सटर्नल फोर्स F2 एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स F3। ठीक है, और अगर किसी तरह से ये सारे फोर्सेस 0 हो गए तो क्या होगा। ये पूरा सिस्टम है, समझे, दो तीन पार्टिकल्स हैं आपस, दो तीन पार्टिकल है M1 M2 M3, इस पे किसी ने F1 फोर्स अप्लाई किया, इस पे किसी ने F2, इस पे किसी ने F3। ठीक है, और अगर किसी तरह से इन सबका सम 0 हो जाए तो आप क्या समझ रहे हैं।
इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, लिखिए आप सारे बच्चे, इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, लिखिए आप, इफ नेट फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ नेट फोर्स ऑन ए system of particle is 0, then there are two possibilities. Then there are two possibilities. First लिखिए, first possibility वही हो गई कि center of mass will be at rest, है ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या आएगा कि सेंटर ऑफ मास विल बी, देखो अलग अलग भागते रहेंगे, बिल्कुल गुरबानी बेटा बिल्कुल सही बोला आपने, है ना, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है किसी सिस्टम पे, है ना, उस केस में जो आपके पार्टिकल्स हैं उनका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। पार्टिकल्स नहीं यार, जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो सबका, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अलग अलग तो पार्टिकल्स दे कैन मूव। अभी मैं आपको एग्जांपल्स बता सकता हूँ, बताऊंगा अभी आपको कि रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसके एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तो यहां से दो बातें निकल के आती है, या तो सेंटर ऑफ मास चल ही नहीं होगा, रेस्ट पे होगा, बिल्कुल वही जो यार हमने पढ़ा किस लिए, हमने जो ये सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए। किसके लिए, जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स बैठे हैं। तो जो बात एक सिंगल पार्टिकल के ट्रू थी, है ना, वो बात अब किसके लिए आ गई, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर किसी का एक्सेलरेशन 0 है तो उससे दो बातें निकल के आती हैं कि उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, और या फिर जो उसका सेंटर ऑफ मास है इट्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। समझे? अरे भाई सबको समझ आ रही बात? गुरबानी क्लियर है, देवांग क्लियर है, आई गेस वंश का क्लियर है, याक्षी क्लियर है, अनुष्का? कि अगर किसी बॉडी पे मैंने किसी बॉडी पे नहीं, नॉट अ बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट। चलो अब सोचोगे भाई ये पढ़ के आ रहा है, इसका कोई एग्जांपल, ठीक है। देखिए एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, ठीक है। दे आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, दे आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। Frictionless surface means there is no horizontal force. Only forces acting on the system are gravitational force, which is acting in the downward direction, and normal action, which is in upward direction. There is no horizontal force, right? अभी हो गया रहा यार, यहाँ पे सोचो आप दो बंदे खड़े हैं ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है, और ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, और दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, ऐसे धक्का मार दिया, पुश कर दिया। इसको पुश करेंगे आप, ये पीछे जाएगा, और ये कहां जाएगा, ये इधर राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए इन दोनों के बीच में कहीं पे एक सेंटर ऑफ मास होगा, क्यों, इन दोनों का बीच में सेंटर ऑफ मास भी तो आएगा, कहीं नहीं आएगा। अगर दो पार्टिकल्स होते तो उनका बीच में एक सेंटर ऑफ मास भी होता है, ठीक है। तो अब ये बताइए आप, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा? सारे बच्चे मुझे आंसर करो भाई, थोड़ी बार ये मोशन में आ जाएगा ना यार। ये बंदा इधर भाग रहा होगा, ये बंदा इधर भाग रहा होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, वहीं रहेगा। फैजल ठीक है, हाँ। अरे फ्रिक्शनलेस नहीं है यार, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, वेरी गुड यार, सबने सही आंसर दिया।
सर वहीं पे रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही, समझ गए आप लोग, ठीक है। नहीं, मास कोई मतलब ही नहीं खुशी, मास कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं मास से। अभी हमने क्या लर्न किया, अभी हमने लर्न किया कि इफ दे आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब इफ नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन क्या होता है, center of mass remains at rest if initially it is at rest, right? अगर पहले से भाग रहा है तो it will keep moving. No, it does not depend on weight. वेट का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। अब देखो क्या हुआ, इस बंदे ने इसको धक्का दिया, ये इधर भागेगा, इसने इसको धक्का दिया, इधर भागेगा, ठीक है। अब ये जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट फोर्स इज इंटरनल फोर्स। अब देखिए यहाँ पे दो दो बातें चलेंगी, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जो मैन ने इसको पुश किया, एक नॉर्मल एक्शन अप्लाई की, तो इस बंदे पे नॉर्मल एक्शन इधर आएगी और इस बंदे पे नॉर्मल एक्शन इधर आएगी। उस नॉर्मल एक्शन को कैसा फोर्स काउंट करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल? सारे बच्चे बताएं मुझे। वो इंटरनल फोर्स होगी ना यार, और बाहर से कोई फोर्स आ नहीं रही है। हाँ, एक ही फोर्स से पुश किया, बिल्कुल यार, वो तो फैसल होता ही नहीं, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। ऐसा नहीं कि तुमने ज्यादा ताकत लगा दी, तुमने ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया होगा, वो फोर्स बराबर आता है। हाँ, इंटरनल, ठीक है। तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा पता है, ये बंदा ऐसे पीछे भागता हुआ चला जाएगा किसी वेलोसिटी से, लेट्स से v1, एंड दिस मैन दिस मूव टुवर्ड्स राइट, लेट्स से विद स्पीड v2, ठीक है। तो भाई ये दोनों तो भाग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इफ यू फाइंड सेंटर ऑफ मास, देन इट विल बी एट द सेम पॉइंट, वो वहीं रहेगा यार, वो नहीं भागेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो बहुत छोटी सी बात है, सभी को समझ में आ गई होगी। किसी बच्चे को डाउट हो तो यू कैन रेज योर हैंड। क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा सोचो यहाँ पे फ्रिक्शन होता, फिर क्या होता? ठीक है, सोचो मैं बोल दूं यार यहाँ पे फ्रिक्शन है ग्राउंड पे, फिर क्या ये कहानी एप्लीकेबल होती? हुजैफा बोलो बेटा, अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन लगा देता, तो फ्रिक्शन लगाने पे क्या ये कुछ ये पॉइंट वैलिड होता? सारे बच्चे ध्यान से सुने, फैसल नहीं होता यार, एक्सटर्नल फोर्स आ गया ना। हाँ, हैवी मास की तरफ से नहीं, नहीं बेटा, अगर यहाँ पे नहीं, बात नहीं समझे आप, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता ना, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स आ जाता, और एक्सटर्नल फोर्स आता तो सेंटर मास शिफ्ट कर जाता, वो किधर जाता है दैट इज अनदर पॉइंट, विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। कहां जाएगा सेंट्रोमास, किधर जाएगा, वो अलग पॉइंट है, बट अगर यहाँ पे ग्राउंड पे फ्रिक्शन होता तो ये सेंट्रोमास वहां पे नहीं रहता, ठीक है। ठीक, चलो, तो देखिए भाई, बहुत ध्यान से सीखना, थ्योरी है, ठीक है। अगले अगली सारी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, प्लीज सारे बच्चे बहुत ध्यान से देंगे, है ना। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, देखिए अब यहाँ दो तरह की प्रॉब्लम बनती है ना। तो पहली जो प्रॉब्लम हमारी टाइप 1, है ना, इस टाइप 1 में बेसिकली हम लोग क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं, बेस्ड ऑन मोमेंटम लिखे आप, बेस्ड ऑन मोमेंटम। और जब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, है ना, तो टाइप 2 में पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो दोनों हेडिंग लिखिए पहले, है ना, अभी हमारा एक दो लेक्चर इसी पे जाने वाला है। और एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछी आती है, बहुत इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो बेस्ड ऑन मोमेंटम एंड बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम प्रॉब्लम देखते हैं। और बेसिकली मोमेंटम प्रॉब्लम्स का आपको काफी पहले से आइडिया है भी, ठीक है। बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं हम लोग। if f external is 0, then ACM is 0,
और ACM 0 होने पे आपकी वेलोसिटी या तो कांस्टेंट रहेगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, या फिर ये 0 रहेगी। ठीक है, अगर पहले से सेंटर ऑफ मास भाग रहा है ना, पहले से किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भाग रहा है तो भागता रहेगा वो, और रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m VCM कांस्टेंट हो जाएगा यार, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, और या फिर m VCM 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर नोट करिए आप भी क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर पहले से सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, है ना, मतलब पहले से मोमेंटम 0 था, तो बाद में भी उसका मोमेंटम 0 रहेगा। और अगर पहले से कोई मोमेंटम था तो बाद में वही मोमेंटम मेंटेन रहेगा। या न्यूटन सेकंड लॉ ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। आप एक बात कहो, किसी बॉडी पे फोर्स 0 कर दे, उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है बताइए सारे बच्चे। एक सिंगल पार्टिकल की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अ सिंगल पार्टिकल। क्यों भाई, अगर किसी सिंगल पार्टिकल पे फोर्स 0 है तो उसकी वेलोसिटी या तो 0 रहेगी या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, है ना। वेलोसिटी 0 रहने का मतलब है कि उसका मोमेंटम 0 रहेगा नहीं, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो लिखिए भाई, if external force on a system is 0, if external force on a system is 0, निखिल समझ में आ रही बात? अंश क्लियर हो रहा पॉइंट? ईशान तो ईशान क्लास में नहीं है। निखिल, अंश, ठीक है। पीछे से कोई लेना देना नहीं है यार निखिल, पीछे से टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है ना। एक तरह से हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ही पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखा आपने? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0, its momentum remains constant. If initial momentum is 0, कांस्टेंट में दोनों बातें आ गई यार। अगर 0 तो 0 रहेगा और कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वी डोंट नीड उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले लिखिए आप इसमें, रिक्वायरिंग ऑफ गन, या आपने 9th में पढ़ा था, अभी वही कॉन्सेप्ट है। ये गन हो गई, ठीक है, और यहां से एक बुलेट को मैंने यू स्पीड से बाहर फेंक दिया, यू स्पीड। ठीक है, मास ऑफ बुलेट इज m, मास ऑफ गन इज कैपिटल M। ठीक है, स्पीड ऑफ बुलेट इज u। चलिए भाई, गन बैकवर्ड एक्शन जाएगी, क्यों जाएगी? इसको मोमेंटम से एक्सप्लेन करिए आप लोग। ट्रिगर बना लो यार, गन का लो, ट्रिगर बना दिया, ट्रिगर बना दिया। चलो भाई, इसको एक्सप्लेन को थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। थर्ड लॉ से क्या होता है? हाँ, चाइवटाकल टेस्ट है। थर्ड लॉ से क्या होता है बताइए आप। थर्ड लॉ में क्या होता है कि थर्ड लॉ से अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो बुलेट पे फोर्स आगे लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल, बुलेट पे फोर्स आगे लगेगा और गन पे फोर्स कहां लगेगा? पीछे लगेगा। बुलेट में होता क्या पता है? शायद मैंने आपको पहले बोला होगा, जब आप बुलेट को फायर करते हो तो वहां पे बहुत हाई प्रेशर पे गैस निकलती है, बिल्कुल फैसल, है ना। वर्किंग देखो थोड़ी सी,
ठीक है विशाल, थोड़ी सी वर्किंग देखिए आप। जब आप बुलेट को फायर करते हैं, है ना, तो बुलेट को जब हिट करते हो तो यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर से गैसेस निकलती है ऐसे। वो गैस क्या करती है ना, वो गैस क्या करती है, वो गैस जब निकलेगी तो गन को किधर धक्का मारेगी, सोचो आप। गन पे पीछे फोर्स अप्लाई करेगी और वो गैस बुलेट पे आगे फोर्स अप्लाई करती है ना। तो अब ये जो गैस का फोर्स है, इंटरनल या एक्सटर्नल है, सारे बच्चे मुझे बताएं कि भाई, जब आपने बुलेट को हिट किया तो पीछे से उसमें गैस निकलती है बहुत हाई स्पीड से, है ना। उस गैस से फोर्स अप्लाई होता है बुलेट पे इन द फॉरवर्ड एक्शन, और गन पे अप्लाई होता है बैकवर्ड एक्शन। ठीक है गुरमान, बाकी किसी को चल नहीं आए? अरे यार विशाल, इंटरनल फोर्स हो गया ना वो। नहीं उबैद बेटा, इंटरनल हो गया, अंदर ही तो हो रहा है कहानी। शिरीन, इंटरनल फोर्स है, राइट। ठीक है, दिस फोर्स इज इंटरनल। कैसे लौटने का भाई? अच्छा चलो ठीक। भाई इसमें क्या होता है ना, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया मुझे। तो जितना मोमेंटम बुलेट का आएगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट इन फॉरवर्ड एक्शन, मोमेंटम ऑफ बुलेट इन फॉरवर्ड एक्शन कितना होगा ये? दिस बी एम यू, ठीक है। एंड मोमेंटम ऑफ गन इन द बैकवर्ड एक्शन, मोमेंटम ऑफ गन इन बैकवर्ड एक्शन इज इक्वल टू एम वी। और जितना जितना मोमेंटम बुलेट के पास होगा उतना ही गन के पास भी होगा, दोनों इक्वेट मार देते हैं। तो वी की वैल्यू आ जाएगी एम यू बाई एम। नहीं उस एफ नॉर्मल बेटा, तो आपने नाइन्थ में किया था, बिल्कुल देखिए आप नाइन्थ की कॉपी निकालेंगे, वहां भी आपको सेम मिलेगा कॉन्सेप्ट। क्लियर भाई सभी को? कि दोनों के मोमेंटम, जितना गन का जितना बुलेट का फॉरवर्ड आएगा उतना ही गन का बैकवर्ड एक्शन आएगा, समझे? तो बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया, एम यू, और गन का एम वी हो गया, दोनों इक्वेट मार दिए। चलो भाई, कैसे पॉइंट सभी को क्लियर है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ मजल वेलोसिटी। हाँ, वी स्पीड ऑफ गन थी बैकवर्ड एक्शन में, यार दोनों मोमेंटम बराबर हो गए। अब देखिए भाई, ये अगले क्वेश्चन में क्या बताए? हेलो। हाँ हाँ, साची साची, अभी अभी भेज रहा हूँ, बस पैच ओवर हो रहा है, भेजता हूँ।
भेजो भेजो, ठीक है। कितना हो गया भाई? ये बुलेट निकल रही है, और देखिए यहां पे अभी क्या हो रहा है, जो बुलेट की स्पीड है वो u है, ठीक है। और ऐसा से बोलेगा मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज u। मजल स्पीड का मतलब पता क्या होता है? मजल स्पीड का लिख लेते सारे बच्चे। मजल स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। मजल स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। ठीक है, अब देखिए भाई, अब डिफरेंस क्या है? एलिजा मैंने बोला है दिस इज स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, है ना। गन से निकलने वाली स्पीड इसकी u है। अब देखो भाई, जो हम लोग ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं, सारे बच्चे बहुत ध्यान सुनिए, है ना। जो ये हमारा जो हम लोग ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं ना, कि जितना मोमेंटम बुलेट के पास आ रहा है एग्जैक्टली उतना ही मोमेंटम गन के पास भी आ रहा है। सुन रहे हैं सारे बच्चे ध्यान से, ठीक है। तो ये हम लोग लॉ कहां से अप्लाई कर रहे हैं? ये हम लोग ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं। जो भी हमारी यहाँ पे वेलोसिटी है ना, जो भी वेलोसिटी है वो सारी की सारी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगी, समझे। तो अभी मैंने आपको बोल रहा हूं कि यार इस बुलेट की, पहले तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिर्फ बोला था स्पीड यू है ना। प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने आपको बोला था कि स्पीड ऑफ बुलेट इज यू। तो होता है कि यार अगर कहीं पे कुछ मेंशन नहीं होता है देन स्पीड स्पीड या जो भी हमारी वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैंने आपको बोला कि स्पीड ऑफ बुलेट इज यू व्हिच मींस दिस इज स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो मैंने उस पर एम यू और एम बी को बराबर कर दिया। एम यू किसका मोमेंटम था? बुलेट का मोमेंटम था। और कैपिटल एम बी किसका मोमेंटम था? गन का, ठीक है। तो अभी हो गया रहा यार, अभी जो हमें स्पीड गिवन है वो मजल स्पीड गिवन है। मजल स्पीड या मजल वेलोसिटी का मतलब होता है कि वो इसके रिस्पेक्ट में निकलने वाली स्पीड। अब देखो, जब ये बुलेट यहां से यू स्पीड से निकल रही होगी तो गन खुद पीछे आ रही होगी वी स्पीड से, बताओ आप, ठीक है। तो जो बुलेट की स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, ये होगी u माइनस बी। बताओ भाई, समझ में आ रहा है आपको? यार हमने पढ़ रखा है ना कि जब हम किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से मूव करते हैं, है ना, किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे होते हैं, कहीं पे होते हैं, क्या होता है उस केस में? उस मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी में ऐड कर जाती है। क्यों भाई? तो आप किसी ट्रॉली में बैठे हैं, आपने ट्रॉली से किसी को फेंक दिया, है ना। आप एरोप्लेन में बैठे हैं, एरोप्लेन से आपने किसी को ड्रॉप कर दिया, तो आपको याद होगा कि हमेशा उस मूविंग प्लेटफॉर्म की या जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ट्रेन है, बस है, उसकी वेलोसिटी हमेशा ऐड करती है किसमें? जिसको आप वहां से थ्रो करते हो। तो अभी देखो हो क्या रहा है, अब ये बुलेट यू स्पीड से निकल रही है गन से। गन खुद कितने से आ रही बताइए? गन खुद जा रही वी स्पीड से पीछे, समझे। तो जो बुलेट की स्पीड होगी वो निकलने की स्पीड यू माइनस वी हो जाएगी। भावे क्लियर है? निखिल क्लियर है? शिरीन, अनुष्का, कशिश, संदेशा क्लियर पॉइंट?
भाई क्या रिपीट कराना हो बताओ, मैंने बड़ी लंबी सी कहानी बताई। ठीक है वंशिका, यार मैं ये कह रहा हूं कि ये हमने मैकेनिक्स में ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हैं, है ना। हाँ ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू माइनस वी होगी। आप इमेजिन करो ना कि वो बुलेट यहां से यू स्पीड से निकली है, गन के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड यू है यार, और गन खुद पीछे कितने से जा रहा है, पीछे वी स्पीड से जा रहा है पीछे, ठीक है। तो जो बुलेट की निकलने की स्पीड होगी ग्राउंड से वो यू माइनस वी हो जाएगी, क्योंकि उसमें गन की वेलोसिटी ऐड कर गई होगी पीछे की तरफ, समझे। तो अब जब आप इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे, है ना, तो देखिए आपको मोमेंटम ऑफ जो मोमेंटम ऑफ बुलेट होगा वो होगा एम यू, सॉरी नॉट एम यू, एम यू माइनस वी एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और जो आपका मोमेंटम ऑफ गन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, दैट विल बी एम बी। बात समझ आ रही है लोगों को कुछ? दोनों को इक्वेट मार देते हैं, तो दोनों को आप इक्वेट करेंगे, जितना फॉरवर्ड आएगा उतना बैकवर्ड आएगा, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करने पे ये बनेगा एम यू माइनस वी इज इक्वल टू एम बी। तो वी आएगा एम यू बाई एम प्लस एम। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, है ना, कि जितना मोमेंटम बुलेट का होगा उतना ही मोमेंटम गन का होगा, इक्वल एंड अपोजिट। चले चले, अगर आपको बात समझ में आ गई है, इसी बेस्ड 2 पॉइंट्स और देखिए आप लोग। हुजैफा क्लियर है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? गगन क्लियर है आपको पॉइंट? ठीक है चलो देखिए, ठीक है। अब देखिए भाई, इसमें सबसे पहले आती है बोर्ड प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम बनती है इसमें, लिखिए आप बोर्ड प्रॉब्लम और प्लैंक प्रॉब्लम। ये प्लैंक हो गया, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, प्लेस्ड ऑन है फ्रिक्शनलेस सरफेस। दिस प्लेस्ड ऑन है फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। और यहां से एक मैन, इसका मास कितना, जब मैन रेस्ट पे था, प्लैंक पे खड़ा हुआ था, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना था? 0 है ना, बिफोर जंपिंग। बिफोर जंपिंग, मैन के जंप करने से पहले जो पूरे सिस्टम का मोमेंटम था वो 0 था।
ठीक है, सारी बात ध्यान से सुनते रहिए। जब मैन जंप करेगा, ठीक है, वह तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जब मैन जंप करेगा तो क्या होगा बताओ? प्लैंक पे पीछे फोर्स अप्लाई करेगा, क्यों भाई? जब मैन जंप करेगा तो प्लैंक पे पीछे फोर्स अप्लाई करेगा और प्लैंक उस पे आगे फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा? सारे बच्चे मुझे बताएं, जब मैन जंप करेगा, कोई बता नहीं रहा भाई मुझे। गुरबानी ने बोला सिर्फ पूरी क्लास में, वो फोर्स इंटरनल होगा। नहीं गगन बेटा, वो जो मैन और प्लैंक के बीच में फोर्स है, वो फोर्स बात हो रही है। जब मैन जंप करेगा तो प्लैंक को पीछे धक्का मारेगा, प्लैंक उसके आगे इंटरनल फोर्स है। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, मैन जंप करेगा तो मैन पे फोर्स आगे आएगा और प्लैंक पे फोर्स पीछे आएगा, फोर्स इंटरनल फोर्स होगा। क्या इंटरनल फोर्स से मोमेंटम चेंज होता है सिस्टम का? सारे बच्चे मुझे बताएं, क्या इंटरनल फोर्स से सिस्टम का मोमेंटम चेंज होता है? नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, इंटरनल फोर्स से सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता है। ठीक है, गुड। लेकिन क्या अलग अलग पार्टिकल्स का चेंज हो सकता है? क्यों भाई? सिस्टम में जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, क्या उनका मोमेंटम चेंज हो सकता है? बिल्कुल उनका हो सकता है। देखो मैन का चेंज हो गया ना, जब मैन जंप करेगा तो मैन पे फोर्स लगेगी आगे की तरफ, तो एक मैन में मोमेंटम आ गया। प्लैंक पे फोर्स लगेगा पीछे, तो प्लैंक में भी मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो मैन में भी मोमेंटम आ गया, प्लैंक में भी मोमेंटम आ गया, दोनों में मोमेंटम आ गए। समझ गया आप? लेकिन मैन और प्लैंक का मिला के मोमेंटम कितना होगा? उनका वेक्टर सम कितना होगा? क्यों भाई? मैन का और प्लैंक का मिला के जो सम आएगा, दैट शुड बी 0। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि वो पहले भी 0 था। बात समझ में आ गई सबको? सभी को पॉइंट क्लियर है कि मैन और प्लैंक का जो मिला के मोमेंटम है वो 0 है। ठीक है, तो जब मैन जंप करेगा, ठीक है, तो मैन में एक मोमेंटम आगे आ जाएगा, दिस डायरेक्शन, और प्लैंक में एक मोमेंटम इधर की तरफ आ जाएगा। दोनों में अपना अलग अलग मोमेंटम आ जाएगा। यार यही तो सारी कहानी चल रही है कि मोमेंटम 0 रखना है। अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका मोमेंटम नहीं आ सकता ना, उसमें अलग अलग पार्टिकल्स आ सकता है। वही तो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि जितना मोमेंटम बुलेट में आया उतना ही गन में आया, तो नेट मोमेंटम को 0 होना है। समझे? तो यहां भी नेट मोमेंटम को 0 होना है। निखिल बात समझ में आ रही है? देवांग क्लियर है पॉइंट? साम्या क्लियर है पॉइंट? वेदांत क्लियर है? अर्णव क्लियर है पॉइंट? अमन, विशाल, बोलते रहो तुम लोग। संदेशा क्लियर है पॉइंट? ठीक है, इसका मतलब मैन का मोमेंटम mu, जितना मोमेंटम मैन के पास आएगा लेफ्ट साइड में, उतना ही मोमेंटम प्लैंक के पास आएगा राइट साइड में। यार दोनों को बराबर होना है, तो जितना लेफ्ट का मोमेंटम होगा उतना राइट का होगा, तभी तो 0 होगा। क्यों? मैन में जितना मोमेंटम लेफ्ट में आएगा, प्लैंक में उतना ही मोमेंटम राइट में आएगा, और दोनों का वेक्टर सम 0 होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हो गया। तो यहां से v कितना गया बताइए आप? v की वैल्यू आ गई mu/m। बेटा फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल है, फ्रिक्शन लगेगा चेंज कर देगा। फ्रिक्शन था ही नहीं यहाँ पे, ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो फ्रिक्शन फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन नहीं, समझे आप? अब इसी क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में पता क्या हो रहा है? इसका नेक्स्ट पार्ट है मैन जंप्स विथ
speed u relative to Planck। जैसे मैंने आपको गन में बताया था मजल स्पीड का कॉन्सेप्ट, वैसे यहां भी कॉन्सेप्ट है। अभी क्या लिखा होगा ऐसे, कि मैन u स्पीड से जंप करता है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। लिखिए आप, फाइंड आंसर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। गुरबानी बिल्कुल सही बोला आपने, फाइंड आंसर ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। ठीक है, इफ मैन जंप्स विद स्पीड u रिलेटिव टू प्लैंक, मतलब प्लैंक के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड u है। अभी समझे आप, इसकी जो स्पीड है प्लैंक रिस्पेक्ट में u है। तो जैसे मैन जंप करेगा वैसे प्लैंक चलेगा पीछे v स्पीड से। ठीक है गगन, तो जैसे मैन जंप करेगा प्लैंक पीछे चलेगा v स्पीड से। बिल्कुल सही फैजल, वेरी गुड, सारे बच्चे समझ आ रहे हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि बिल्कुल मजल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है। तो मैन यू से जंप कर रहा, जब मैन जंप कर रहा होगा उस इंस्टेंट पे ना, उस इंस्टेंट पे प्लैंक पीछे आ रहा होगा v स्पीड से। चार भी बिल्कुल सही है। तो जो इस बार मैन को स्पीड मिलेगी, लवी बिल्कुल सही बेटा, काफी बच्चों ने इसे आंसर दिए। तो मैन को स्पीड मिलेगी, वो मिलेगी u माइनस। ठीक है, मैन u से जंप किया है और जब वो जंप कर रहा है उस ड्यूरेशन में वो प्लैंक v से पीछे जा रहा है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट थी। ठीक है, बिल्कुल बुलेट एंड गन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा आप इमेजिन करिए कि आप किसी प्लैंक पे खड़े हैं और आप जंप कर रहे हैं वहां पे, समझे? तो जब आप जंपिंग का जब पोस्चर ले रहे होगे ना, जब आप जंप करने वाले होगे, तो पहले आप इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी धीरे धीरे उठ रही होगी, है ना? स्लो मोशन में इमेजिन करिए, है ना? जब आपकी बॉडी स्लो मोशन में उठ रही होगी तो जो प्लैंक होगा वो धीरे धीरे पीछे जाना शुरू करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप जंप कर जाओगे प्लैंक वहीं रहेगा, समझ गए ना? वो दोनों प्रोसेस साथ चलती हैं। जब आप उस पर बैठ के धक्का मारोगे ना, उठोगे, ऐसे उठने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे आप उठेंगे ऊपर, तो जब आप ऊपर उठ रहे होंगे मोमेंटम गेन करने के लिए, तो साथ में प्लैंक भी चलने लगेगा पीछे। और जब आप उसको यू स्पीड से छोड़ोगे तो ऐसा नहीं कि आप कूद जाओगे उसके बाद में प्लैंक चलेगा, दोनों प्रोसेस साथ चलती है, मतलब फोर्स एप्लीकेशन साथ हो रहा है। तो जैसे मैन को मोमेंटम मिलता जाएगा वैसे धीरे धीरे प्लैंक भी चलेगा। जैसे मैन अलग होगा यू स्पीड से, प्लैंक वी से पीछे चला जाएगा, वो स्पीड आपको मिल जाएगी। कभी आप बोट में खड़े होकर जंप मारना, कभी कोई बच्चा जंप किया है बोट में खड़े होकर? कभी किसी को मौका मिला हो ऐसा? कोई ऐसा है जिसने बोट पे खड़े होकर जंप किया हो पानी में? देखो कशिश ने किया है। ठीक है, कशिश बेटा आपको पता होगा कि अगर आप बोट से पानी में जंप करोगे तो आप बहुत दूर तक नहीं गिर पाओगे, थोड़ा जल्दी गिर जाओगे, है ना? और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन ए सॉलिड प्लेटफॉर्म, और आप सॉलिड प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जंप मारिए, जैसे स्विमिंग पूल है, आप उस पे खड़े होकर जंप मारिए ग्राउंड पे, तो आप बहुत दूर गिरेंगे। एंड अगर आप बोट से जंप करेंगे तो आप उतना दूर नहीं गिर पाएंगे। उसका रीजन कोई बताएगा? जब आप जंप करोगे ना तो बोट पीछे चली जाएगी और आपको एक स्पीड पीछे भी मिल जाती है। ठीक है, तो mu माइनस वी इज इक्वल टू एम वी, और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, और v की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी? mu बाई एम प्लस एम। बिल्कुल कशिश बेटा, बोट पीछे मूव करती है और आप भी पीछे चले जाते हो बोट के साथ साथ, है ना? तो आप अगर बोट से जंप मारेंगे तो आप बहुत दूर जा नहीं पाएंगे, आप वहीं गिर जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास ओवर है, मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा। कशिश डीसी पांडे के, उसके बीएम शर्मा के क्वेश्चन भेज देना। कशिश ठीक है, क्लास ओवर है। हाँ, आप देख लेना जो टॉपिक कराया है मैंने, है ना? इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज अभी भेज देना। ठीक है, चलो ठीक है, क्लास ओवर। बेटा शाम की क्लास 4 बजे बता दूंगा अभी यार निखिल, अभी मैं बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा। ठीक है, चलो। और डीसी पांडे में भी ये क्वेश्चन दिए हैं, बच्चे देख लेंगे, मेडिकल के जो भी बच्चे हैं प्लीज, हाँ डीसी पांडे में ढूंढ लेना, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने प्रॉब्लम्स कराई हैं ये डीसी पांडे में शॉर्ट एग्जांपल्स हैं, ये बीएम शर्मा में शॉर्ट एग्जांपल्स हैं। लोग डीसी पांडे में जाइए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को दोबारा करिए, है ना? ठीक है, हाँ सिंगेज में मिल गया होगा, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। तो पहले यू हैव टू सॉल्व शॉर्ट एग्जांपल्स, देन गो टू एक्सरसाइज। ठीक है, और आसान सा टॉपिक है, प्लीज डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड।
ठीक है, अब आपकी फिजिक्स सारी बहुत आसान होने वाली है, एक आध जगह पे दिक्कत आएगी, है ना। कुर्बानी बेटा कल का मैं बता दूंगा ना, 50-50 चांस है ऑनलाइन ऑफलाइन के, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ बेटा हुजैफा कल टेस्ट है, बिल्कुल टेस्ट है, टेस्ट के लिए आपको बुलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ओके बाय बाय।